हेलो एवरीवन। आज सबसे पहले हम करेंगे कि ये पॉलिटी के मॉक करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो अलो करता है फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलो करता है कोऑर्डिनेशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सेकंड पॉइंट जो है, एक फर्स्ट पॉइंट ठीक है कि स्पेसिफाई करता है किसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। यस राइट, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। Third point here is it sets limits on what a government can impose on its citizens. ये लिमिट सेट करता है कि जो सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिट सेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. All 3 points are correct here. So answer here is 1, 2 and 3. Second point, the claims of the members of the scheduled caste and the scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to the services and posts in connection with the affairs of the union or a state. यहाँ पे ये है कि maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or the state. ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में तो DPSPs है, पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट है, एंड अभी ये है पार्ट 16 और 17। पार्ट 16 में क्या है? आंसर इज पार्ट 16 है। SC/ST के जो क्लेम्स हैं सर्विसेज के लिए वो आते हैं पार्ट 16 में आर्टिकल 335 के अंदर, और पार्ट 17 में आता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग आर्टिकल 350A के अंदर. सो आंसर हियर इज पार्ट 16. Question number 3, which of the following are the features of the fundamental right? Option 1, they strike a balance between individual liberty and social control. There are some fundamental rights that are available against the arbitrary action of private individuals. Third point, there are some fundamental rights that are available only to citizens. Yes, we know 15, 16, 19, 29, 30. Okay. All the fundamental rights are self-executory. Option no, check all options. इसका आंसर होगा ये आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी वाला, ये गलत है. आंसर हियर इज 1, 2 and 3. 1, 2, 3, 4 इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके. फर्स्ट का हम ये पढ़ेंगे, हमने देख लिया. सबसे पहले हम थर्ड का पढ़ लेते हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं सिर्फ सिटीजन्स को, वाइल सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू ऑल पर्सनस, वेदर सिटीजन, फॉरेनर, लीगल पर्सन, कॉर्पोरेशन, कंपनीज. ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है. एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है. द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट इम्पोज कर सकती है. कुछ रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं जो कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं करी जाएंगी, और ये बैलेंस स्ट्राइक करती है राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर एंड सोसाइटी एज अ होल, between individual liberty and social control. But all of them are available against the arbitrary action of the state. Some of them are available against the action of private individuals. So statement 2 is correct. कुछ नेगेटिव इनकरेक्ट होते हैं, लिमिटेशंस प्लेस करते हैं अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर, और सम क्या होते हैं पॉजिटिव इन नेचर होते हैं जो प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन जो है कन्फर करते हैं.
जस्टिसेबल होते हैं, पर्सन जो है कोर्ट में जा सकते हैं इन्फोर्समेंट के लिए जब भी वो क्या होगा, वायलेट होगा। ये डिफेंड और गारंटीड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो भी एग्रीव पर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट जाना होगा। ये सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट जो है कर्टेल कर सकता है, रिपील कर सकता है दैम, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं। मोर ओवर ये हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग, अफेक्ट नहीं करना है हमें, बेसिक स्ट्रक्चर को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सस्पेंड होते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड होते हैं, सस्पेंड होते हैं कब, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल emergency except for the rights guaranteed by Article 21 and 20। these rights जो है ये नहीं होते हैं। जो 6 rights जो आर्टिकल 19 के अंदर हैं कैन बी सस्पेंडेड only when an emergency is declared on the war, grounds of war and the grounds of external aggression, okay, not on the ground of armed rebellion के केस में नहीं होगा। The scope of operation is limited to by Article 31A, B and C। 31A, B and C के द्वारा जो है ये क्या है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स के लिए 31A हमें याद रखना होगा, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स के लिए है। आर्टिकल 31B इसमें क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो कि 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। आर्टिकल 31C ये देता है इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी एप्लीकेशन जो है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट। रिस्ट्रिक्ट और किसके द्वारा की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा। टोटल कितनी फोर्सेज हैं, 5। आई हैव सीन वन ऑफ MCQ जिसमें ये था कि कितनी फोर्सेज हैं, ठीक है। ये आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विसेज। आर्म फोर्स 5 में से 1-2 दी होंगी और MCQ में पूछा होगा कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे करके। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जब मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल जो कि इम्पोज होता है जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस हो रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर, आर्टिकल 34 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 33 रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस एंड आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के रिलेटेड है। ये नेशनल इमरजेंसी की इम्पोजिशन से काफ़ी मतलब डिफरेंट है उससे। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल जैसे सेल्फ एग्जीक्यूटिव मोस्ट, ठीक है। वाइल लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फोर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू दैम। ये जो लॉज जो हैं ये मेड होते हैं ओनली बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट से होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री जो है वो मेंटेन रहे। आर्टिकल 35 के अंडर हमने 35 पढ़ लिया। सेल्फ एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड है कि कुछ इन्फोर्स होते हैं लॉ के बेसिस पे, कुछ होते हैं उनको इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। 35 में क्या थी, फोर्सेस थी। 34 में मार्शल लॉ था। 31A में लिमिट किया गया स्कोप ऑफ ऑपरेशन एक्विजिशन ऑफ स्टेट के लिए। बी में सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस जो कि 9 शेड्यूल में है। 31C जो कि सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करेंगे। और ऊपर हमने पढ़ लिया कि कुछ ऑल्सो अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कुछ सिटीजन के लिए बता दिया 15, 16, 19, 29, 30। दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स, ओके। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कुछ हमें पॉइंट अच्छा जो दिख रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है, लॉज ऑफ नेशन है, ठीक है, जो डिटरमाइन करते हैं पावर ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी करते हैं सर्टेन राइट्स टू द पीपल। और ये बेसिक रूल्स है जो मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है डिसीजंस बनाने के लिए सोसाइटी में। ये लिमिट सेट करता है कि ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। ये जो है ये फंडामेंटल होती है सेंस में, गवर्नमेंट जो है उसको ट्रेसपास नहीं कर सकता है कभी भी।
कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि फुलफिल करे एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी और क्रिएट करे कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ये 3 MCQ हमारे हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे MCQ फोर्थ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिलेटेड विद रेफरेंस टू PMJ योजना PMJY JAY consider the following statements. It is the world's largest government funded healthcare program. क्या ये largest government funded healthcare program है? Beneficiaries under the scheme जो है identify होंगी on the basis of socio-economic census 2011. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। नोडल एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, अभी इसमें जो थर्ड पॉइंट है ये हमें पता है कि ये करेक्ट है क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही PMJ की एपेक्स बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेड इंडियाज फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसका सेंसस जो है ये सेकंड पॉइंट में अंडर द स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 उसके रिलेटेड ही होगा। ओके, ये भी ठीक है, सेकंड पॉइंट भी ठीक है एंड द फर्स्ट पॉइंट ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम। सही में है कि नहीं है? सोचो। यस, इसने 50 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज को कवर कर लिया हुआ है, इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। ओके, now question number 5. Consider the following statement regarding the recently released Global Economic Prospects Report. It is released by IMF. IMF निकालता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और ये वंस अ ईयर रिलीज होता है। नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इज रिलीज वंस अ ईयर। इस IMF नहीं, वर्ल्ड बैंक का था, ये याद रखना। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और ये जो है ये स्पेशल फोकस करता है इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है कि ये ग्लोबल GDP ग्रोथ 1.7% थी 2023 में। थर्ड वीकेस्ट पेस रहा है सिंस 1993, जिस ओवरशैडोड ओनली बाय 2009 एंड 2020 ग्लोबल सक्सेशन। इंडिया जो है एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा 6.6% इन 2023, 6.6% इन 2023। रीज़न क्या है स्लो डाउन के? एक तो इन्फ्लेशन हो गया, सेकेंड इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। ठीक है, ये सारे ये हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर भी वन ऑफ द रीज़न है। जो रिसेशन हुआ है ना वो सिग्निफिकेंट परवेसिव एंड परसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में एटलीस्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव GDP फॉर मोस्ट एनालिसिस। ठीक है, और इसका आंसर हो गया नाइदर वन नॉट टू। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये नॉट वंस ईयर इन अ ईयर, आई थिंक ट्वाइस इन अ ईयर। यस, इट्स इशूड इन टू in a 1 year, two times in 1 year. Okay, okay, now question number 6 ये स्टैटिक आया है। फोर्थ शेड्यूल्स में से है, इसमें से वन ऑफ द MCQ एक्सपेक्टेड ही होता है। स्टैटिक ये जो टेस्ट होते हैं इनमें फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी, ये तो करेक्ट है। सिक्स शेड्यूल प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, तो फिफ्थ शेड्यूल क्या होगा? चेक। 10th schedule क्या? provision relating to the disqualification of the members of the parliament। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? और उन्होंने पूछा है which of the following pairs given above are correctly matched?
आंसर इज सी 1 and 3। ये भी ठीक था और ऊपर ये भी ठीक था। ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। हमें पता ही है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमीन वगैरह, ब्रोमाइड वगैरह जिसमें होता है, ये सारे होते हैं। सो मिथाइल ब्रोमाइड तो होगा ही होगा। ठीक है। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं। मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। देखो इसमें क्लोराइड ये ब्रोमो या ब्रोमाइड, तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो इसका आर्टिकल आंसर 1 2 3 4 में। इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि रिपोर्ट टाइटल्ड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 प्रिपेयर हुआ है। 2022 प्रिपेयर हुआ है इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन विद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। दिस वन ओजोन डिप्लीशन 2022 was prepared in World Meteorological Organization, United Nations Environment Program, National Oceanic and Atmospheric Administration। इसका याद रख लेना कि ये तीन एजेंसी हैं, 1 2 3। ठीक है। एंड नासा एंड यूरोपियन कमीशन, इन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट टाइटल साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 निकाला है। किसके लिए? इसमें एक्शन अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें पता है कि ये ओजोन डिप्लीशन के साथ रिलेटेड है। करंट पॉलिसी रिमेन इन प्लेस। ओजोन का जो लेयर है जो है एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 1980 वैल्यू by around 2066 over the Antarctic, by 2045 over the Arctic, and by 2040 for the rest of the world। ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मोस्टली हमें पता है कि वो मैन मेड गैसेस हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को वंस, जैसे कि वो ओजोन लेयर पे पहुंचती हैं। ओजोन लेयर से इन द अपर एटमॉस्फेयर और रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रीच करते हैं अर्थ फ्रॉम द सन। और हमें पता है कि ओजोन जो होते हैं एक बैड जोन होती है और एक गुड जोन होती है। ट्रोपोस्फेयर में जो होती है वो बैड जोन होती है और जो स्ट्राटोस्फेयर में होती है वो गुड जोन होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, ठीक है, वो रिड्यूस करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है ह्यूमंस पे भी और इन्वायरमेंट्स पे भी। ठीक है। स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट डिस्टॉर्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को, मैरीन इन्वायरमेंट को भी ये डैमेज करता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में ये सारे आगे 4 तो ऑप्शन वाले हो गए ना, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है। ठीक है। ये हैलोन्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड, ये याद रख लेना। ठीक है। और ये किसी वजह से होते हैं जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो कमर्शियल होम में व्हीकल एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जो है क्लीनिंग इंक्लूडिंग ड्राई क्लीनिंग, और एरोसोल स्प्रे जो होते हैं, प्रोपेलेंट्स वो सारे, एंड देन फ्यूमिगेंट्स। ये जो है ये याद रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फ्यूमिगेंट्स, एरोसोल स्प्रे, प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमने इसका पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन 8, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन जो है स्वानसिंग कमेटी की वो इनकॉर्पोरेटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या है ये? एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इम्पोज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई थी? हमें पता है कि इस टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के टाइम पे आई थी। कौन कौन सी आई थी? एक पेनल्टी इम्पोज करने वाली, ठीक है, एक कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, एक टैक्सेस पे करने के लिए, कुछ ऐसे। ये तीन जो है ये इंक्लूड नहीं करी गई थी। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कि कौन सी इनकॉर्पोरेट करी गई है। ठीक है। हमें ये पता है कि ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये तो था। अब ये देखो, ये जो पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लायंस विद एनी, ये इंक्लूड नहीं करी थी, उसमें से। ठीक है। फिर ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी इंक्लूड नहीं करी थी उसमें से। ठीक है। फिर ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी इंक्लूड नहीं करी थी उसमें से। ठीक है। फिर ड्यूटी टू पे
ये भी उसमें से है जो इंक्लूड नहीं करी गई है, ठीक है। नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लाइंस विद एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ये भी इंक्लूड नहीं करी गई है। बस 3 कीवर्ड्स याद रख लो, पेनल्टी कोर्ट में जाने के लिए एंड थर्ड जो है टैक्सेस के रिलेटेड, दीज 3 आर नॉट इंक्लूडेड। 8 जो है सिंह कमेटी वो बिगनिंग में थी, अब 11th लास्ट वाली आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, ओके। चलो 9 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सीबीआई, जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी हो सकता है, होता है, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। प्रॉप करना है किसको, टेरर attacks including bomb blast, hijacking of aircraft and ships, attack on nuclear installation and use of weapon of mass destruction। ये आई थिंक किसका होता है, एनआईए का, ये होता है एनआईए का। इन्वेस्टिगेट करना सीरियस क्राइम्स हैविंग national and internal ramification committed by organized gangs of professional criminals। डी है मेंटेन करना क्राइम स्टैट्स एंड डिसेमिनेट करना क्रिमिनल इंफॉर्मेशन पे, उसकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये नॉट अ फंक्शन पूछा है उन्होंने, नॉट फंक्शन, तो ये तो फंक्शन था, ये नहीं था, क्योंकि ये कौन करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन में हम बाद में पढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद। विद रेफरेंस टू द, ये करके 10 करके कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं वहाँ पे। विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप सी कनेक्टर, ये न्यूज़ में था काफ़ी, ठीक है। न्यूज़ रिसेंटली कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ डबल साइडेड कनेक्टर विद रिवर्सिबिलिटी। डबल साइडेड कनेक्टर है रिवर्सिबिलिटी के साथ, ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था जो कि प्रीवियस यूएसबी टाइप्स थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। In the context of historical underpinnings of the Indian Constitution, which are the following act introduced ordinance? Indian Constitution Act 1892, 1861, 1919. I think this one. Okay. Question number 12. ठीक है. DPSP of DPL Directive Principle of States Policy laid down in Part 4. हमें पता है कि Directive Principles किस में है, Part 4 of the Constitution में, Part 3 में क्या है, Fundamental Rights. Okay. और पार्ट 4A में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी हमने लास्ट पढ़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कि उसमें ये था कि स्वर्ण सिंह कमेटी में कौन सी इंक्लूडेड नहीं थी, याद रखना, पेनल्टी, कोर्ट एंड थर्ड वन इज टैक्सेस, ये इंक्लूडेड नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट इन एनी वे ओवरराइड, कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट इन एनी वे ओवरराइड और एब्रीज फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटी करे गए हैं पार्ट 3 के अंदर। ऑन द अदर हैंड दे हैव टू कन्फर्म टू और रन एज सब्सिडरीज टू द फंडामेंटल राइट्स ले डाउन इन पार्ट 3, बट द फंडामेंटल राइट्स जो है अमेंड होंगे बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट। कैसे होंगे अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये कौन से केस में बोला गया है, ऑप्शन है चंपकम दोराई राजन केस 1951, गोलकनाथ केस, केशव भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। इसका आंसर है चंपक्का दोराई राजन केस। अभी हम ये पढ़ लेते हैं, ओके। ये देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सेटअप किया 1976, ये हमने पढ़ दिया था। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 1976 के अंदर, ठीक है। 42nd स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग 8 आई थी, स्वर्ण सिंह के अंदर आई थे 8, ओके। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ने इंक्लूड करा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। सर्टेन रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुई थी स्वर्ण सिंह की, बता दिया, पेनल्टी पनिशमेंट के रिलेटेड, कोर्ट में क्वेश्चन के रिलेटेड, पे टैक्सेस के रिलेटेड, ठीक है। ये ड्यूटी टू डिफेंड कंट्री रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है। अब ये सीबीआई जो है ये पढ़ लेना, 1963 में सेटअप हुआ था, ये याद रखना। बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ट्रांसफ़र हो गया था लेटर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ट्रांसफ़र हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ
पर्सनल में, एंड नाउ इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस का स्टेटस एंजॉय करता है, और ये डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसके अंदर पावर्स डिराइव करता है, ये हमें पता है। संत कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था सीबीआई को? संतनम कमेटी। ओके, सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संतनम कमेटी, ठीक है, ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 से 1964 तक, और 1960 में ये आई थी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के बाद पर्सनल में, और ये अटैच्ड ऑफिस का स्टेटस एंजॉय करता है। अब फंक्शंस ऑफ सीबीआई क्या है? करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, इन्वेस्टिगेट करता है केसेस रिलेटेड टू इन्फ्रिंजमेंट करता है, फिजिकल इकोनॉमिक लॉस जो कि ब्रीच ऑफ लॉ है, कंसर्न करेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्रोल, कस्टमर, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता है सीरियस क्राइम्स जैसे कि जिनमें नेशनल इंटरनेशनल रेमिफिकेशन कमेटी बाय ऑर्गेनाइज गैंग्स के द्वारा, ये भी है। एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है जो एंटी करप्शन एजेंसीज और बहुत सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करता है ये, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट का केस हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये क्राइम स्टेटिस्टिक्स और डिसेमिनेशन क्रिमिनल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। और जो टेरर अटैक्स जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैक ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये किसका काम है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, NIA का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमने पढ़ा कि यूएसपी जो है, जो कि न्यूज़ में था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडर्ड्स फॉर यूएसपी टाइप सी पोर्ट्स, प्लग एंड केबल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज्ड हैं, लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। ये एम करता है प्रोवाइड कॉमन चार्जिंग सोल्यूशन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्ड इन द कंट्री बाय मार्च 2025। कॉमन चार्जर चाहिए, उससे नंबर ऑफ चार्जर पर कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज़ होगा, ई वेस्ट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ई वेस्ट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। चार्जेस पर कंज्यूमर भी डिक्रीज होंगे। टेक्नोलॉजिकल लॉकिंग इफेक्ट जो है उसको ईज आउट करेगा, वेयर बाय कंज्यूमर बिकम डिपेंडेंट होता है एक सिंगल मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस टू अ प्रोसेसर। यूएसबी की टाइप्स होती हैं जैसे ABC। ए जो है फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर शेप का है, फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर शेप का है ए, ठीक है। सेकंड बी जो है इसके मल्टीपल डिजाइंस हैं, बट इसकी कॉमन शेप जो है ये स्क्वायर है। बी का क्या है? ये स्क्वायर, ठीक है। यूएसबी सी जो है ये क्या है? स्मॉलर रेक्टेंगुलर विद राउंडेड कॉर्नर, ऐसे रेक्टेंगुलर होगा तो इधर से राउंडेड कॉर्नर ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। यूरोपियन यूनियन इन द यूरोपियन यूनियन 2024 में ऑल मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कैमरास जो होंगे सोल्ड होंगे विद यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। यूएसबी टाइप सी यूजेज अ 24 पिन डबल साइडेड कनेक्टर, ठीक है, डबल साइडेड कनेक्टर अलो करता है डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स टू इनेबल अल्टरनेट मोड, जो अनलॉक करता है एबिलिटी यूज अल्टरनेट डाटा प्रोटेक्ट प्रोटोकॉल्स फॉर डायरेक्ट डिवाइस टू होस्ट ट्रांसमिशन। ये लोग करता है आउटपुट VGA HDMI डिस्प्ले पोर्ट के लिए, ओके। थंडरबोल्ट, एथरनेट और अदर टाइप्स ऑफ कनेक्शन जो भी यूज़ होते हैं टाइप सी में, ठीक है, विद कंपेटिबल अडेप्टर्स। बस इतना याद रखो कि डबल साइडेड कनेक्टर होता है टाइप सी 24 बिट, और यूएसबी ए जो है वो क्या था? फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर शेप। यूएसबी बी फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर शेप है, ओके। यूएसबी बी जो है इसके मल्टीपल डिज़ाइन है, ठीक है, ऐसे ही। और लेकिन वो बी स्क्वायर में होता है। यूएसबी सी जो है ये स्मॉलर रेक्टेंगुलर होता है, इसके कॉर्नर्स जो हैं ये राउंडेड होते हैं, और ये डबल साइडेड कनेक्टर होता है। और टाइप सी जो है ये न्यू रिवर्सिबल कनेक्टर भी है, ठीक है। अपने जो इसके प्रेडिसेसर्स थे उसके जैसा नहीं है। यूएसबी सी कनेक्टर जो है ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था, बट अंडरलाइंग यूएसबी स्टैंडर्ड इज़, ठीक है। वन कान प्लग, बस इतना याद रख लो, बट दैट डजंट मीन वन हैज़ टू डिस्कार्ड ऑल योर ओल्ड पेरिफेरल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले फैन दो उठा के। यूएसबी 3.1 इज स्टिल बैकवर्ड कंपैटिबल है, ओल्डर वर्जन ऑफ यूएसबी के साथ अभी भी बैकवर्ड कंपैटिबल है। सो वन जस्ट नीड अ फिजिकल अडेप्टर चाहिए, ठीक है। ये एबिलिटी है यूज़ करना सिंगल केबल फॉर डाटा ट्रांसफर, डिलीवर करना वीडियो टू द डिस्प्ले एंड पावर डिलीवरी, जो की फीचर्स हैं यूएसबी टाइप सी के।
अभी हमने पढ़ा ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन किसमें था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इसने एसोसिएट किया इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ, एक्सपैंड किया काउंसिल को, इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे, उन्होंने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया। 3 जो आए थे कौन थे, राजा बनारस, महाराजा पटाला, सरदिन खर्राव। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएट किया, रिस्टोर करके लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में। ओके, फिर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब में। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में। इसने वाइसरॉय को भी एम्पावर करा इशू करने के लिए ऑर्डिनेंस बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। एंड उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो डीपीएसपी जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो किसी भी तरीके से ओवरराइड या अब्रिज नहीं कर सकते ओवरराइड अब्रिज फंडामेंटल राइट्स को, जो गारंटी है पार्ट 3 के द्वारा। ऑन द अदर हैंड उनको कंफर्म टू एंड रन करना पड़ेगा एज ए सब्सिडियरीज टू द फंडामेंटल राइट्स, जो कि लेड ऑन है पार्ट 3 में। बट इट वॉज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स जो है अमेंड होगा बाय पार्लियामेंट, इनैक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एज अ रिजल्ट पार्लियामेंट जो है उसने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बनाया है 1951 में, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 और 1964 में डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए 1951, 1955, 1964। ठीक है, अबाउट सिचुएशन जो है अंडरवेंट अ मेजर चेंज 1967 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गोलकनाथ केस की जजमेंट आई थी 1967 में, उसके बाद केशवानंद भारती केस की 1973 में, मिनर्वा मिल केस 1980 में, और चंपकम दोराई राजन आई थी 1951 में। क्वेश्चन का आंसर तो ये था, लेकिन अब हम एक्स्ट्रा इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। गोलकनाथ केस जो है इसमें क्या बोला था, गोलकनाथ 3 अमेंडमेंट भी हुई थी, पार्लियामेंट ने मेड करी थी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ 1955 4 साल के बाद, एंड देन 64 आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है, 51, 55 देन 64। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट जो है टेक अवे और एब्रिज नहीं कर सकती कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि सैक्रोसैंक्ट है। और ये भी बोला था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होंगे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसमें बोला था, गोलकनाथ केस में बोला था। इसमें ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स एब्रिज नहीं होंगे जो कि सैक्रोसैंक्ट हैं। फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होंगे डीपीएसपी के को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो अबव सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको टेक अवे नहीं करा जा सकता। मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाउंडेड है किस पे, बेडरॉक, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के। ठीक है, ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये टू व्हील्स ऑफ राइड है, वन नो लेस देन द अदर। ठीक है, टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर, डिस्टर्ब करने के लिए हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्मोनी और बैलेंस जो है टू जो है वो एसेंशियल फीचर है किसका, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ये अभी हमें करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है विद रेफरेंस टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करो बैंकिंग हमें पता है कि ये कॉन्करेंट ही है। एग्रीकल्चर स्टेट है कि नहीं है, बैंकिंग कॉन्करेंट है कि यूनियन है, बताओ मैंने गलत बोल दिया ना। बैंकिंग क्या है बताओ, एग्रीकल्चर स्टेट है, ट्रेड यूनियन कहाँ है, यूनियन लेके आया तो यूनियन का होगा, बताओ। नो, बैंकिंग जो है ये यूनियन का है, ट्रेड यूनियन जो है ये कॉन्करेंट है, एग्रीकल्चर। ठीक है, करेक्टली कौन सा होगा, ओनली वन पेयर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ओनली वन पेयर। ओके,
यूनियन लिस्ट में है बैंकिंग, स्टेट लिस्ट में है एग्रीकल्चर, कॉन्करेंट लिस्ट में है यूनियन। कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना। यूनियन में जैसे डिफेंस, एटॉमिक, फॉरेन अफेयर, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, ये सब आएगा। ठीक है। करेंसी, कॉइनेज। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, गवर्नमेंट, पब्लिक, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी है, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, कॉमर्स, ट्रेड के रिलेटेड, लाइव स्टॉक, स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो है सिर्फ स्टेट लिस्ट में आता है। ओके। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा? एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर। Question number 14. In which of the following judgments Supreme Court held that the harmony and balance between fundamental rights and DPSP is part of basic structure? ये केस में बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है इनमें हार्मनी और बैलेंस मेंटेन रहे। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये कि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मेंटेन रहे। ये भीम सिंह जी केस, इंदिरा सोनी केस, मिनर्वा मिल केस के हो तो हॉलोहॉन केस। इसका आंसर है मिनर्वा मिल केस। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। मिनर्वा मिल केस में उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड की क्लैरिफिकेशन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट टू अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसने किया है? लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज किया लिमिटेड पावर, ग्रांट करे इटसेल्फ टू ग्रांट इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर। मेजॉरिटी ऑफ कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट पावर जो है, पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की, वो इज़ नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय। वो क्या है? नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए पावर नहीं है। ठीक है। रूलिंग जो है ये थी रूलिंग जो कि मेंटेन करी गई थी, ये स्ट्रक डाउन हुई क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। क्लास 4 ने दिया प्रेसिडेंस किसको? डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट के ऊपर डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दिया, जो कि उन्होंने बोला था, जिसमें ये बोला था कि मेजोरिटी ऑफ कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड जो है ये नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय है। ठीक है। ये रूलिंग स्ट्रक्चर हो गई थी। क्लास 4 और 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने बोला कि क्लास 4 जो है इसने प्रेसिडेंट दी है डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ओवर। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा प्रोविजन और बोला कि हार्मनी और बैलेंस है जो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बीच में, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है? हार्मनी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वो आइंस्टाइन कंडेंसेट के अकॉर्ड रेफरेंस में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, हमें पता है कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो आई थी, कौन सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है? ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस वाज पोजिटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके। ठीक है, तभी आइंस्टाइन आया था यहाँ पे। एंड इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस। आप जल्दी जल्दी में करोगे टिक, बट ये इंडियन फिजिसिस्ट थे कि या मैथमेटिशियन? ओके। ये है जगदीश चंद्र बोस, ये मैथमेटिशियन है, फिजिक्स नहीं है। स्टेटमेंट होगी गलत। It is formed when atoms of certain elements are heated to near critical temperature. Now, no, zero temperature पे, absolute zero temperature पे atoms of certain elements heated to absolute zero temperature, near absolute zero temperature. ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एटम्स बिगिन करते हैं फंक्शन करना एज अ सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट, वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या बिहेव करना शुरू करते हैं? एक सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होता है? वेव की प्रॉपर्टी होती है, प्लस वेव वेव की प्रॉपर्टी होती है, और साथ में पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। वेव प्रॉपर्टीज, पार्टिकल प्रॉपर्टीज। ओके। कौन से? जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। वो क्या है? मैथमेटिशियन है, सत्येंद्र नाथ बोस जी। ओके।
तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो 1 and 2 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से ही हमारा ऑप्शन बी आ गया। फिर अभी हम 3 पढ़ लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ एटॉमिक लेजर्स एंड एटॉमिक क्लॉक। यस, ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक लेजर्स और एटॉमिक क्लॉक्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर अ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। स्टेट जो है उसको स्पेंड नहीं करना होगा मनी जो कलेक्ट किया गया होगा टैक्स के थ्रू, वे ऑफ टैक्स से जो मनी जो है कलेक्ट किया है उसको स्पेंड नहीं करना है प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, सही बोल रहे हैं। द प्रोविजन प्रोहिबिट्स द लेवाई ऑफ टैक्स, ठीक है, एंड फी टू कंट्रोल द सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सही बोल रहा है, ठीक है, हम टिक कर देंगे ओके जल्दी जल्दी में। बट ये देखो प्रोविजन जो है प्रोहिबिट करता है लेवाई ऑफ टैक्स को बट नॉट फी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है विद रिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेंटर जो है उसको फुल कंट्रोल मिल जाता है स्टेट्स इन ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर्स, मिल जाता है, हाँ सही है। पार्लियामेंट रिजर्व करता है सारे मनी बिल को अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास विद द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो है ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने पास कर दिए हों तब भी प्रेसिडेंट जो है रिजर्व कर सकता है इनको, ये भी सही है। प्रेसिडेंट में इशू करेगा डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज के लिए, अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। Which of the following has the power to admit a new state into the Union of India? Union of India में admit new state कौन करेगा? President, Parliament, Union Government, Supreme Court, obviously Parliament। ठीक है, Parliament को empower करता है Constitution। Which of the following other advantages of parliamentary democracy? पता है, responsible होती है, wide representation होती है, strict separation of power, harmony between legislature and executive। ये तो ठीक है। 19 का ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 and 4, ऑप्शन में है 1, 2 and 4, यस ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो 19 का आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी? कौन सी इक्वालिटी पूछा उन्होंने? पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, एडल्ट सफरेज, इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ये कौन से आर्टिकल से आया था? आर्टिकल 352 से आया था एडल्ट सफरेज। ठीक है, और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 18। नो इनएलिजिबिलिटी, नो इनएलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो एलिजिबिलिटी है इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, उसके लिए। तो इससे क्या होगा, हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी 1, 2, 3 तीनों से मिलेगी। आई थिंक दिस इज अ सिविक इक्वालिटी। सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर, हमें पता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, अमेंडमेंट बिल जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बाय नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है किससे? प्राइवेट मेंबर और और क्या था? मिनिस्टर। तो नॉमिनेटेड मेंबर क्या हो सकता है? प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है। तो बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस कैसे बोल गया? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हो गई ये गलत हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट्स दैट बिल दैट सीक्स टू अमेंड करता है जो फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रेटिफाइड होना चाहिए लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से होगा क्या? नो,
सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है, तो इसलिए नहीं तो 1 और 2। ओके, मेरा गला खराब है, सो ऐसे बोल रही हूँ मैं, आवाज़ सही नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइम से आई होप गला ठीक हो, खराब ना हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी। क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कंसेप्ट है कि अमेरिकन कंसेप्ट है? ये ब्रिटिश कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो था अमेरिकन कंसेप्ट, ये तो नेगेटिव था, नेगेटिव ब्रिटिश वाला। ठीक है, तो 1 तो हो नहीं सकता, ये दोनों कैंसिल। where equals and unequals are treated differently, article 14 is not apply। सही बोला है, ठीक है। 2 only, 22 का आंसर है बी। ओके, 23 क्या है? विच आर द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। यूनिटरी में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। इमरजेंसी प्रोविजन, ओके। ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ओके। तो इसका आंसर है 1 2 3 4 एंड 5। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का कौन सा है? आर्टिकल 17। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 32। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24। 17 कहाँ आ रहा है? इनके बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। 24 का आ जाएगा बी। 25 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसके बारे में क्या है? कमीशन जो है उसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। SHRC जो है, ठीक है, एक पता है हमें NHRC होती है, ठीक है, एक SHRC। तो जो है कमीशन जो है इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए, नो पावर, ठीक है। किसके लिए? पनिश करने के लिए वायलेटर ह्यूमन राइट्स के, ना अवॉर्ड करेगी कोई भी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, ठीक है। और कोई पावर नहीं है, ठीक है। कमीशन सबमिट करता है एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट टू द गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। 25 का है नाइदर 1 नॉट 2। आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन पढ़नी चाहिए हमें, आर्टिकल 24 क्वेश्चन। 25 था, 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली द NHRC बट ऑल्सो SHRC एट द स्टेट लेवल। SHRC जो है इंक्वायर कर सकता है वायलेशन ऑफ, ठीक है, इंक्वायर कर सकता है वायलेशन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन इन स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 है, ये प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ ना कि सिर्फ NHRC और राइट कमीशन बट ऑल्सो SHRC, ठीक है, स्टेट लेवल पे। SHRC जो है ये इंक्वायर कर सकता है इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन है स्टेट लिस्ट में, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो थी वो थी कि कमीशन के पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए, ये उन्होंने बोला था। वो ये हमें यहाँ मिलेगी कि फंक्शन जो कमीशन जो है मेनली रिकमेंडेटरी है, इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ना ही अवार्ड एनी करता है एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, ओके। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था नो पावर, ओके, नो पावर नहीं है, सही बोला है, नहीं है पावर, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कमीशन सबमिट इट्स एनुअल स्पेशल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए मैंने सही बोला था, ठीक है। तो स्टेट को गवर्नमेंट बोला था, सही बोला था मैंने, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया हुआ, उन्होंने स्टेट गवर्नर बोला हुआ है कि गवर्नर के पास है वो, ठीक है।
गवर्नर की, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत, 2 भी गलत, बोथ 1 एंड 2 भी गलत। ओके, कमीशन के पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए, राइट की किसके पास है, स्टेट एनएचआरसी के पास है। ठीक है, तो ओनली ए आएगा, 1 ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट दैट वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, lapsing time interval between diurnal tides, reversal in magnetism of earth, no, it is a destruction of a star by a black hole। जो डिस्ट्रक्शन होती है स्टार के द्वारा बाय अ ब्लैक होल, वो है टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट जो है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने ऑब्जर्व किया मैसिव ब्लैक होल डिवोरिंग अ स्टार। ये फिफ्थ क्लोजर एग्जाम्पल है जब ब्लैक होल डिस्ट्रॉइंग अ स्टार जो है वो अकर हुआ है 250 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टार बाय अ ब्लैक होल जो होता है उसे टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट बोलते हैं। टाइडल फोर्स ऑफ अ ब्लैक होल डिस्ट्रप्ट करता है स्टार इन विसिनिटी को। while about half of the star's debris जो है वो continue होता है ओरिजिनल पाथ पे, other half attracted by the black hole's gravitational pull। gradual growth जो है material bound the black hole produces a short-lived flare of emission known as tidal disruption event। okay, इसको याद रख लेना। now question number 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन जो आए हैं उनको हम बाद में रीड करते हैं क्योंकि वो इजी थे, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे तो वो हम बाद में देख लेंगे। आर्टिकल 358 and 359 of the Constitution deals with which of the following? Proclamation of national emergency under Article 352। यही इसका आंसर है। आर्टिकल 27 352 के अंदर आते हैं 358 एंड 359। डिसमिस सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली, और ये इसमें 2021 नहीं होते। ठीक है, ये वो आर्टिकल। देन क्वेश्चन नंबर 28, which of the following services at present are regulated under IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021? social media sites, ये भी होता है, over the top streaming services, yes, online gaming services, digital news site, yes। इसमें से आंसर होगा वो 3 नहीं है ना, तो दिस वन। ठीक है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। इन द यूएसए अ सिटीजन बाय बर्थ, ठीक है, नेचुरलाइज सिटीजन वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के लिए। ऋषि सुनक जो है वो बाय बर्थ, सॉरी आई मिस्टेक। ठीक है, यूएसए में क्या है कि सिटीजन बाय बर्थ जो है और नेचुरलाइज सिटीजन वो एलिजिबल है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। क्या ये सही है? नो, यूएसए में सिर्फ क्या होगा, बाय बर्थ। इंडिया में दोनों होगा। ठीक है, सिटी ओनली, यहाँ पे ओनली सिटीजन बाय बर्थ, नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन नहीं। ऑफिस ऑफ एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, रॉन्गनेस। ठीक है, तो इसका आंसर है नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 29 तक। 30 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, 30 and 31, then we will read answers। In the context of Indian Constitution, consider the following statements regarding fundamental duties। fundamental duties जो है सिर्फ Indian citizens के लिए है, right। Constitution does not provide any legal sanctions against their violation। कोई legal sanction against their violation नहीं है, true। तो इसलिए ये both 1 and 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। Which of the following are the fundamental duties in the Part 4A of the Constitution of India? Develop the spirit of inquiry। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर क्या क्या है? डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, राइट। रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू कास्ट वोट, ये नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा 1 2 एंड 3। हमारे यहाँ तक हो गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 31 तक। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन 31 तक जो भी है।